क्या तुमने कभी सोचा है, रात में टिमटिमाते तारों के पार कोई और भी है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कोई है जो हमें छुप के देख रहा हो? तो आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, ये जानने की क्या सच में हम अकेले हैं या नहीं, या फिर हमारे जैसी या हमसे कोई बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता है जिसे हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, मिल्की वे, उसमें लगभग 200 अरब तारे हैं और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर तारे के चारों ओर औसतन 1 या उससे अधिक ग्रह हैं। मतलब केवल हमारी आकाश गंगा में ही 200 अरब से अधिक ग्रह हो सकते हैं, और ये तो बस एक आकाश गंगा है। ऐसी 200 अरब से अधिक आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। सोचो, कितने ग्रह, कितनी दुनियाएं, कितने सूरज, कितनी रातें होंगी वहां बाहर। अगर उनमें से सिर्फ 1% ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो, तो जीवन के अस्तित्व के अरबों मौके मौजूद हैं। ऐसे में यह सोचना कि जीवन केवल पृथ्वी पर है थोड़ा अहंकारी लगता है ना? लेकिन जीवन आखिर है क्या? क्या सिर्फ वही जिसे हम जानते हैं, जो सांस लेता है, चलता है, सोचता है, या फिर कोई ऐसा रूप भी हो सकता है जो न हमें दिखे, न हमारी तरह जिए, पर फिर भी जीवित हो अपने तरीके से? विज्ञान कहता है कि जीवन को कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है, पानी, ऊर्जा और कार्बन आधारित अणु। लेकिन अगर ब्रह्मांड में कहीं जीवन का कोई ऐसा रूप हो जो पानी पर निर्भर न हो, जो कार्बन की जगह सिलिकॉन या किसी और तत्व पर आधारित हो, तो क्या हम उसे पहचान भी पाएंगे? हम शायद ब्रह्मांड के किसी ऐसे हिस्से को देख रहे हो जहां जीवन है, लेकिन हमारी आंखें और हमारे उपकरण उसे जीवन मानने लायक नहीं। हम बस उसे निर्जीव ग्रह कहकर आगे बढ़ जाते हैं। इसी सोच से जन्म हुआ एस्ट्रोबायोलॉजी का, यानी वो विज्ञान जो ये खोजता है कि जीवन पृथ्वी से बाहर कहां और कैसे हो सकता है। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ हमारे सौर मंडल में ही 3 जगहें ऐसी हैं जहां जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। यूरोपा, जुपिटर का चांद, एनसेलेडस, सैटर्न का चांद और मार्स। यूरोपा की सतह बर्फ से ढकी है, लेकिन उसके नीचे एक विशाल महासागर है। एनसेलेडस से बर्फ और पानी के फव्वारे निकलते हैं, मतलब वहां लिक्विड वाटर मौजूद है। और मार्स, वहां का इतिहास खुद जीवन की गवाही देता है। कभी वहां नदियां बहती थी, झीलें थी और शायद जीवन भी। अगर इन जगहों में से कहीं सूक्ष्म जीव भी मिल जाए, तो ये हमारे अस्तित्व की समझ को बदल देगा, क्योंकि फिर हम जान जाएंगे जीवन सिर्फ पृथ्वी की चीज नहीं है। लेकिन विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। अगर जीवन इतना सामान्य है, तो फिर हमने अब तक किसी और सभ्यता को देखा क्यों नहीं? यही है फर्मी पैराडॉक्स। 1950 में भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने दोपहर के भोजन के दौरान एक सवाल पूछा था। अगर ब्रह्मांड में इतने सारे तारे हैं और जीवन के लिए इतनी सारी जगहें हैं, तो फिर वे सब कहां हैं? फर्मी का सवाल सीधा था, लेकिन उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। हमने हजारों ग्रह खोज लिए, लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिला जहां जीवन की ठोस पुष्टि हो। हमने आकाश में रेडियो संकेत ढूंढे, सेती, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी परियोजनाएं चलाई, लेकिन अब तक कोई संकेत नहीं मिला जो साफ तौर पर किसी बुद्धिमान सभ्यता का हो। क्या वाकई वहां कोई नहीं है, या फिर वे इतने दूर हैं कि हमारी तकनीक उन तक नहीं पहुंच सकती, या वे हमें देख रहे हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद हम बहुत जल्दी पैदा हो गए। ब्रह्मांड अभी युवा है, केवल 13.8 अरब वर्ष पुराना। हो सकता है कि बाकी सभ्यताएं अभी विकसित हो रही हों और हमें मिलने में अरबों साल लग जाए। कुछ कहते हैं कि शायद हम बहुत देर से आए, कहीं पहले जीवन हुआ, सभ्यताएं बनी, फिर नष्ट हो गई और अब सिर्फ उनका निशान बाकी है। और कुछ तो यह भी मानते हैं कि शायद कोई भी सभ्यता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। विकास के साथ साथ विनाश भी आता है।
जैसे ही कोई सभ्यता परमाणु शक्ति, युद्ध या तकनीकी हथियार बना लेती है, वो खुद को मिटा देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर सभ्यता अपने विनाश की निर्माता खुद होती है? अगर ऐसा है तो शायद हम वो दुर्लभ सभ्यता है जो अब तक खुद को मिटाने से बची हुई है। और अगर हमने सही रास्ता चुना तो हम पहले होंगे जो इस विशाल ब्रह्मांड की खामोशी को तोड़ेंगे। लेकिन एक और संभावना है कि वे हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आना चाहते। सोचो, जैसे कोई इंसान जंगल में जानवरों का अध्ययन करता है तो वो छिपकर देखता है ताकि जानवरों का व्यवहार प्रभावित ना हो। क्या पता कोई उच्च सभ्यता हमें देख रही हो, हमारे विकास को समझ रही हो, बिना खुद को दिखाए। कुछ वैज्ञानिक इसे जू हाइपोथेसिस कहते हैं कि पृथ्वी एक तरह का कॉस्मिक चिड़ियाघर है जहां हम अनजाने में किसी और के निरीक्षण में हैं। हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और वे कहीं दूर हमारे उत्तरों को देख रहे हैं। ये विचार भले अजीब लगे, पर जब हम खुद इतनी तेजी से एआई और स्पेस ऑब्जर्वेशन में बढ़ रहे हैं तो ये सोचना असंभव भी नहीं। और फिर एक और सवाल उठता है, अगर वे हैं तो वे कैसे दिखते होंगे? क्या वे हमारे जैसे ही होंगे? 2 हाथ, 2 आंखें, या फिर उनके रूप, उनके विचार, उनकी संवेदनाएं हमसे पूरी तरह अलग होंगी? शायद वे ऐसे वातावरण में रहते हों जहां अमोनिया की नदियां हों, या जहां सूरज नीला हो और आसमान लाल। शायद उनका जीवन सिलिकॉन या गैस आधारित हो, या फिर वे पूरी तरह ऊर्जा के रूप में मौजूद हों। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे जीव हमारे जैसे होंगे, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि हम उन्हें पहचान ही न पाए, क्योंकि हमारी कल्पना केवल उसी पर आधारित है जो हमने देखा है। लेकिन ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। कभी कभी जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए नीचे देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये नीला बिंदु, पेल ब्लू डॉट, कितना छोटा है और फिर भी कितना खास। कार्ल सगन ने कहा था, हमारे सारे युद्ध, सारी नफरत, सारी सभ्यता यही एक नीले बिंदु पर सीमित है जो एक सामान्य तारे की किरण में नहाया हुआ है। और जब वह यह कहते हैं तो मन में एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि शायद जीवन, चाहे वो कहीं भी हो, उसी तरह की तलाश में होगा जैसे हम हैं, अर्थ की तलाश। हमने अब तक सिर्फ सवाल पूछे हैं, क्या हम अकेले हैं? अगर नहीं तो वे कहाँ हैं? और अगर है तो उन्होंने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? ये सवाल हमें अगले हिस्से तक ले जाते हैं, जहां हम एलियन लाइफ थ्योरीज, संभावित सभ्यताओं के स्तर, कार्डशेव स्केल और मानवता के कॉस्मिक पर्पस पर बात करेंगे। अब इस हिस्से में हम उतरेंगे उस रहस्य की गहराइयों में जहां विज्ञान और कल्पना मिलकर एलियन सिविलाइजेशंस, कार्डशेव स्केल और संपर्क की संभावनाओं की कहानी कहते हैं। ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मॉडल बनाए। सबसे प्रसिद्ध है ड्रेक इक्वेशन, जिसे 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने प्रस्तावित किया था। इस समीकरण का उद्देश्य था अनुमान लगाना कि हमारी आकाश गंगा में कितनी संभावित बुद्धिमान सभ्यताएं हो सकती है। समीकरण कहता है, यदि हम जानें कि तारों के बनने की दर क्या है, उनमें से कितने तारे ग्रहों वाले हैं, उन ग्रहों में कितने रहने योग्य हैं, उनमें से कितनों पर जीवन पैदा होता है और उनमें से कितनों पर बुद्धिमान जीवन विकसित होता है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा में कितनी सभ्यताएं होंगी जो हमसे संपर्क करने की क्षमता रखती है। ड्रेक समीकरण का जवाब कोई स्थिर संख्या नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक केवल हम भी हो सकता है, तो कुछ के अनुसार लाखों। यानी गणना इस पर निर्भर करती है कि हम मान्यताओं में कितनी आशा रखते हैं। लेकिन ये समीकरण एक बात जरूर बताता है, संभावना है। जीवन का अस्तित्व ब्रह्मांड की प्रकृति में निहित है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि क्या जीवन है, बल्कि ये वो किस रूप में है। वैज्ञानिकों ने जीवन के कुछ संभावित रूपों की कल्पना की है, हमारे जैसे कार्बन आधारित जीवन के अलावा।
कहीं सिलिकॉन आधारित जीवन भी हो सकता है। सिलिकॉन और कार्बन दोनों ही रासायनिक रूप से काफी मिलते जुलते हैं और दोनों से जटिल संरचनाएं बन सकती हैं। तो हो सकता है कहीं ऐसे जीव हों जो नमी की जगह गैस में पलते हों, जिनकी त्वचा धातु जैसी हो और जिनकी ऊर्जा का स्रोत सूरज नहीं बल्कि ग्रह के भीतर का रेडियोधर्मी ताप हो। कहीं ऐसा जीवन भी हो सकता है जो ठोस नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में मौजूद हो। कोई ऐसी सभ्यता जो भौतिक शरीर से आगे निकल गई हो, जहां चेतना ही अस्तित्व बन गई हो, जैसे कोई डिजिटल ब्रह्मांड जहां आत्माएं डेटा की तरह बहती हो, समय और स्थान से परे। इन सब संभावनाओं को समझने के लिए एक बहुत दिलचस्प अवधारणा है, कार्दशेव स्केल। 1964 में रूसी वैज्ञानिक निकोलाई कार्दशेव ने यह विचार दिया था कि किसी सभ्यता की उन्नति को उसकी ऊर्जा उपयोग क्षमता से मापा जा सकता है। इसके 3 प्रमुख स्तर हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, जो अपने पूरे ग्रह की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। यानी अगर मानवता पृथ्वी के सारे संसाधनों, सौर ऊर्जा, पवन, समुद्री लहरें, सबका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सके, तो हम टाइप 1 बन जाएंगे। फिलहाल हम टाइप 0.7 पर है। अभी पृथ्वी की ऊर्जा का लगभग 70% भी नहीं उपयोग कर पाते। टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो अपने तारे जैसे सूर्य की पूरी ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कल्पना की डिसेंस थियर की, एक विशाल ढांचा जो तारे को घेरे और उसकी सारी ऊर्जा इकट्ठा करे। अगर कोई सभ्यता ऐसी संरचना बना ले तो वो तारों की शक्ति अपने लिए प्रयोग कर सकेगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन, जो पूरी आकाश गंगा की ऊर्जा को नियंत्रित करे, यानी अरबों तारों की शक्ति, अनगिनत ग्रहों के संसाधन, सब उसके अधीन। ऐसी सभ्यता लगभग देवताओं जैसी होगी। अब सोचो, अगर ऐसी कोई सभ्यता अस्तित्व में है तो वो हमारे जैसे छोटे सीमित प्राणियों को क्यों संपर्क करेगी? शायद हम उसके लिए वैसे ही हैं जैसे किसी जंगल के कीड़े, न हानिकारक न जरूरी। अब यह भी संभव है कि ब्रह्मांड में जीवन के कई स्तर हो। कुछ सभ्यताएं नई हो, कुछ अत्यंत पुरानी। अगर कोई सभ्यता अरबों साल पुरानी है तो उसने तकनीकी रूप से इतनी प्रगति कर ली होगी कि उसके अस्तित्व के संकेत हमें समझ में ही न आए। मानव जब चींटियों को देखता है तो वो उनसे बातचीत नहीं करता, क्योंकि संचार का स्तर ही अलग है। शायद हम भी वही चींटियां हैं और वो सभ्यता हमारे ठीक सामने होकर भी हमें देख नहीं पाती, क्योंकि हम समझने में सक्षम नहीं। लेकिन वैज्ञानिक चुप नहीं बैठे। पिछले कुछ दशकों से हमने ब्रह्मांड से आने वाले संकेतों की खोज जारी रखी है। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप ने एक रहस्यमय सिग्नल पकड़ा, जिसे आज वाव सिग्नल कहा जाता है। यह सिग्नल इतना अजीब और स्पष्ट था कि वैज्ञानिक जेरी एमन ने उसके प्रिंट आउट पर वाव लिख दिया। यह सिग्नल 72 सेकंड तक चला और ऐसा लगा जैसे ये किसी बुद्धिमान स्रोत से आया हो, लेकिन वो फिर कभी नहीं मिला। क्या वो किसी एलियन सभ्यता का संदेश था या कोई प्राकृतिक घटना? आज तक इसका जवाब किसी के पास नहीं। इसी तरह 1974 में हमने खुद एक संदेश भेजा था, अरेसिबो मैसेज। ये एक रेडियो सिग्नल था जिसे हमने M13 नामक तारामंडल की ओर भेजा, जो हमसे लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस संदेश में मनुष्य की आकृति, डीएनए की संरचना और पृथ्वी की स्थिति का नक्शा शामिल था। पर 25,000 प्रकाश वर्ष का मतलब है, यदि वहां कोई हमें जवाब भी भेजे तो उसे हम तक पहुंचने में 50,000 साल लगेंगे। यानी संवाद लगभग असंभव है, क्योंकि समय यहां दुश्मन बन जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, साइलेंस डजंट मीन एब्सेंस। यानी अगर हमें कोई नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई है ही नहीं। शायद ब्रह्मांड की चुप्पी ही उसका तरीका है कहने का कि सब कुछ समय पर होगा। कुछ लोग इसे दी ग्रेट फिल्टर सिद्धांत से समझाते हैं। ये कहता है कि जीवन कई चरणों से गुजरता है। पहले एक कोशिका, फिर बहुकोशिकीय जीव, फिर बुद्धिमत्ता
तकनीक और अंततः एक ऐसा स्तर जहां सभ्यता या तो खुद को नष्ट कर देती है या अमरता प्राप्त कर लेती है। शायद ग्रेट फिल्टर वही बिंदु है जिससे पार जाना लगभग असंभव है, और जो सभ्यताएं इससे पार जाती हैं, वे हमारे लिए अदृश्य हो जाती हैं क्योंकि वे भौतिक सीमाओं से आगे बढ़ जाती हैं। अब सोचो, अगर वाकई ऐसी सभ्यताएं मौजूद हैं, तो क्या उन्होंने कभी पृथ्वी का दौरा किया होगा? क्या हमारे इतिहास में उनका कोई निशान छुपा हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसे संकेत हैं, जैसे देवता जो आकाश से उतरते थे, आग के रथ, स्वर्ग के दूत। शायद ये सब किसी पुरानी सभ्यता से मुलाकात के संकेत हो। हालांकि विज्ञान अभी तक इस विचार को प्रमाणित नहीं कर पाया है, फिर भी ये कल्पना मानव मन को आकर्षित करती है, क्योंकि जब हम नहीं जानते तो हम कल्पना से खाली जगह भरते हैं। हमारी खोज अभी जारी है। हर नए टेलीस्कोप के साथ हम और गहराई में झांक रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अब हमें वो दिखाया है जो पहले असंभव था। दूरस्थ ग्रहों की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें, जो जीवन की उपस्थिति के संकेत मानी जाती हैं। शायद आने वाले दशक में हम किसी ऐसे ग्रह की खोज कर लें जहां जीवन के संकेत हो, भले ही सूक्ष्म लेकिन वास्तविक। और तब यह सवाल, क्या हम अकेले हैं, केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं रहेगा, बल्कि एक उत्तरित सत्य बन जाएगा। पर तब एक और सवाल उठेगा, अगर हम अकेले नहीं हैं, तो हम उनके लिए कौन हैं? क्या वे हमें निम्नतर समझेंगे, या एक ऐसे प्रजाति के रूप में जो अभी सीख रही है? और अगर वे हमसे संपर्क करें, तो क्या हम तैयार होंगे? क्या हम एक सभ्यता के रूप में इतने विकसित हो चुके हैं कि दूसरों को स्वीकार कर सके, बिना डर, बिना हिंसा के? क्योंकि सबसे बड़ा डर ये नहीं कि हम अकेले हैं, बल्कि यह कि हम अकेले नहीं हैं, और हमें यह समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। हमने अब तक केवल ब्रह्मांड की चुप्पी सुनी है, लेकिन इस चुप्पी में अनगिनत कहानियां छिपी हैं। शायद हम बस सही आवृत्ति पर नहीं सुन रहे, या शायद हमें अभी तैयार होना बाकी है। हम बात करेंगे, अगर वाकई वहां कोई है तो हम उनसे कब और कैसे मिलेंगे, और अगर नहीं तो इसका मतलब क्या है मानवता और ब्रह्मांड के लिए? ब्रह्मांड की इस अनंत यात्रा में अब हम उस सबसे गहरे सवाल के करीब पहुंच चुके हैं। क्या हम सच में अकेले हैं, या हमारे जैसे और भी हैं जो सितारों की छाव में अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं? जब हम कहते हैं कि क्या कहीं और जीवन है, तो असल में हम अपने बारे में पूछ रहे होते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जीवन, ये चेतना, ये सोच सिर्फ हमारे भीतर है, या ब्रह्मांड का एक सामान्य गुण है? सोचो, जब किसी अन्य ग्रह पर एक सूक्ष्म जीव भी पाया जाएगा, तो ये खोज केवल वैज्ञानिक नहीं होगी, ये दार्शनिक होगी। ये हमारी पूरी सोच को बदल देगी। हम समझेंगे कि हम प्रकृति की कोई विशेष रचना नहीं है, बल्कि उसी अनंत सृजन की एक कड़ी है। और अगर हमें कभी एक ऐसी सभ्यता मिलती है जो हमसे करोड़ों वर्ष आगे बढ़ चुकी है, तो हमें यह भी समझ आएगा कि बुद्धिमत्ता, तकनीक और सभ्यता का विकास कोई असंभव चीज नहीं। ये बस समय और परिस्थिति का खेल है। शायद हम अब भी खोज रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें कोई मिला नहीं। लेकिन सोचो, अगर किसी और ग्रह पर जीवन है, तो वो भी शायद हमारे जैसे अपने आसमान की ओर देख रहा होगा और पूछ रहा होगा, क्या हम अकेले हैं? शायद वे भी अभी शुरुआती दौर में हैं, या शायद उन्होंने पहले ही हम जैसे सभ्यताओं को जन्म लिया और मिटा दिया हो। लेकिन एक दिन अगर हम खुद सितारों के बीच यात्रा करने लगे, अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर बीज बोने लगे, अगर मानवता की शाखाएं दूसरी दुनियाओं में फैलने लगी, तो हम खुद किसी और के लिए एलियन होंगे। उस दिन ये सवाल पलट जाएगा, क्या हम अकेले हैं से क्या हमने किसी और को अकेला छोड़ा? विज्ञान हमें बताता है कि जीवन जटिल है, लेकिन असंभव नहीं। जहां भी स्थिर ऊर्जा स्रोत, रासायनिक असंतुलन और स्थायी वातावरण होगा, वहां जीवन के अंकुर फूट सकते हैं।
शायद वो पृथ्वी जैसा न दिखे, शायद वो कार्बन आधारित न हो, शायद वो गैस, क्रिस्टल या ऊर्जा के रूप में हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन एक कॉस्मिक इवेंट नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक नियम है। जहां भी परिस्थितियां अनुमति देती है, वहां प्रकृति अपने आप चेतना की ओर बढ़ती है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही पदार्थ जीवन की ओर झुकता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी और डरावनी सोच है। अगर ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं और जीवन उभरने के इतने अवसर हैं, तो फिर भी हम अकेले क्यों हैं? शायद क्योंकि दी ग्रेट फिल्टर नामक एक बाधा है, एक ऐसा चरण जिसे बहुत कम सभ्यताएं पार कर पाती हैं। ये बाधा हो सकती है प्राकृतिक आपदाएं, ग्रहों का नष्ट होना, स्वयं निर्मित विनाश जैसे युद्ध या तकनीकी नियंत्रण खो देना। अगर ये ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है, तो शायद मानवता का भविष्य खतरे में है। लेकिन अगर ये हमारे पीछे है, तो हम उन कुछ सभ्यताओं में से हैं जिन्होंने असंभव को पार किया है। शायद ये प्रश्न, क्या हम अकेले हैं, सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। अगर जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है, तो इसका अर्थ है कि पूरा ब्रह्मांड केवल हमें देखने के लिए बना है। हर गैलेक्सी, हर तारा, हर ग्रह बस एक मंच है जहां हम अपनी कहानी लिख रहे हैं। और अगर जीवन हर जगह है, तो हम किसी महान ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा है। हम उस अनंत चेतना की एक बूंद है जो हर जगह बह रही है। किसी भी स्थिति में हमारा अस्तित्व अर्थहीन नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछने की क्षमता खुद इस बात का प्रमाण है कि चेतना ब्रह्मांड का ही विस्तार है। शायद हमें ब्रह्मांड में बाहर खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तत्व जो तारों को बनाते हैं वही हमारे शरीर में है। हम सचमुच स्टारडस्ट हैं, तारों की धूल। हर सांस में, हर कोशिका में उसी ब्रह्मांड का अंश धड़क रहा है। इसलिए जब हम आसमान की ओर देखते हैं, तो हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को देख रहे होते हैं, उस विशाल चेतना के आईने में जिससे सब निकला है। एक दिन शायद हम संपर्क करेंगे, किसी संकेत से, किसी प्रकाश की चमक से, किसी दूरस्थ ग्रह के संदेश से। और जब वो दिन आएगा, तो मानवता दो हिस्सों में बंट जाएगी। कुछ डरेंगे, कुछ उत्साहित होंगे, लेकिन अंततः ये हम सबको एक कर देगा, क्योंकि उस दिन हम समझेंगे कि हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी सीमाएं बस एक ग्रह की कहानियां हैं। ब्रह्मांड के स्तर पर हम सब एक ही हैं, अर्थलिंग्स, पृथ्वी के प्राणी। अक्सर लोग कहते हैं, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है, तो उसकी खामोशी डरावनी क्यों है? पर सच तो यह है, ये खामोशी रिक्तता नहीं बल्कि संभावना है। ये वो क्षण है जब सृष्टि खुद अपनी आवाज सुन रही है। और शायद कहीं न कहीं कोई और सभ्यता भी यही सवाल पूछ रही है, क्या हम अकेले हैं? और शायद उस अंधकार में हमारा ही कोई संदेश उन्हें सुनाई दे रहा हो। शायद उत्तर अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ये प्रश्न अधूरा है। सवाल यह नहीं कि क्या जीवन कहीं और है, बल्कि ये कि क्या हम तैयार हैं उसे समझने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को जान रहे हैं, वैसे वैसे हम खुद को जान रहे हैं। और अंततः चाहे जीवन कहीं और हो या ना हो, ब्रह्मांड अकेला नहीं है, क्योंकि हम हैं। हम वह चेतना है जो उसे अनुभव कर रही है। हम वह कहानी है जो वो खुद को सुनाता है। हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि पूछने वाला सवाल ही ये साबित करता है कि जीवन यहाँ है, और शायद कहीं और भी।